दिस इज योर ब्लैंक लेसन प्लान। सबको दिख रहा है ब्लैंक लेसन प्लान? दिख रहा है थोड़ा? यस, ओके, मुझे थोड़ा रिस्पांस दे दो ताकि मुझे पता चलेगा। ओके, सो दिस इज योर लेसन प्लान। मैं उसको पूरा आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या लिखना है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। सो योर मेथड, आपको अभी इधर मेथड पे क्या लिखना है? फर्स्ट राइट हैंड साइड में देखो मेथड लिखा है, अध्यापन पद्धति सगळ्यात टॉप सबसे ऊपर, वहां पे आप कौन सी मेथड लिखोगे? मैथमेटिक्स, करेक्ट। हाँ, भले सेमिस्टर 3 में आपकी साइंस मेथड हो, लेकिन हम लेसन मैथ्स के लेने वाले हैं, इसलिए आपको मैथमेटिक्स मेथड, गणित अध्यापन पद्धति असंच लिहायचं है। लेसन नंबर तो सबको पता है, डेट, रोल नंबर, आपका नाम, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट में आपका क्या आएगा? मैथमेटिक्स अगेन, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के लेसन लेने वाले हो। और स्टैंडर्ड में जिस क्लास का आप लेसन लोगे उसका यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डालोगे, मतलब 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, इस तरह से। तो जिस क्लास का आप लेसन लेने वाले हो उसका आप यहाँ पे जो है उसका स्टँडर्ड, त्याची इयत्ता तुम्ही इकडे टाकणार आहात। ओके, देन प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रीवियस नॉलेज, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो विद्यार्थ्याचे पूर्वज्ञान। सो व्हाट इज प्रीवियस नॉलेज? ये आपको कैसे पता चलेगा प्रीवियस नॉलेज? एनी आइडिया? कोई बताएगा? हाँ जयश्री, कसं कळणार प्रीवियस नॉलेज, पूर्वज्ञान? प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान, इसका मतलब ये है कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, भले वो 7 स्टैंडर्ड का हो, 8 स्टैंडर्ड का, 9, 10, 11 जो भी होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब आप जो पढ़ाने वाले हो एक्चुअल में उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कुछ एक्सपीरियंस है क्या, या उसके रिलेटेड कुछ लास्ट स्टैंडर्ड में पिछली उसने कक्षा में कुछ पढ़ा है क्या, हाँ, तो उसको हम कहते हैं प्रीवियस नॉलेज। ओके, तो जो हम टॉपिक पढ़ाने जाएंगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं प्रीवियस नॉलेज में कि इससे रिलेटेड बच्चों को क्या ज्ञान हो सकता है। बराबर है? समझो मैं फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को ट्रायंगल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझो, है ना, त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढणे हे मी शिकवणार आहे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाने वाला हो, इसका मतलब ये है कि बच्चों को ट्रायंगल पता होगा और ट्रायंगल के जो भी पार्ट है, मतलब बेस किसको कहते हैं, हाइट किसको कहते हैं, या ट्रायंगल को कितने साइड रहते, ये बेसिक नॉलेज उसको उसने किसी और कक्षा में, पहले कक्षा में लिया होगा। या ये एक बात हो गई, तो बच्चों को ट्रायंगल के जो है बेसिक नॉलेज, या ज्याला आपण म्हणतो प्राथमिक माहिती विद्यार्थ्याला असेल। तो इस तरह से प्रीवियस नॉलेज मैं 1 सेंटेंस में लिखूंगा, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लिखना है, कि मैं जो टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा उससे रिलेटेड बच्चों को प्रीवियस नॉलेज क्या हो सकता है, इसका एज अ टीचर मुझे अंदाजा लगाना है, थोड़ा सा मुझे उसका हम कह सकते हैं कि सोचना है, और सोच के वहां पे मुझे बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या होगा ये लिख सकते हैं। या तो मुझे ये भी पता होगा, भले उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पता हो या उसको ट्रायंगल नहीं पता हो, लेकिन उसको ट्रायंगल शेप के डिफरेंट चीजें हम जो रोज की जिंदगी में देखते हैं वो उसको पता होगी। तो मैं क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन में उसको समोसा दिखाऊंगा, उसको मैं कटलेट दिखाऊंगा, उसको मैं चाहे तो हम ट्रायंगल शेप में और क्या होते हैं, हमारे जो भी चीजें ट्रायंगल शेप में खाने की होती है या खिलौने होते हैं, वो चीजें मैं बच्चों को दिखाऊंगा और उनको पूछूंगा कि भाई ये सब चीजों में कॉमन क्या है। तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर इनका शेप कॉमन है, तो ये शेप कैसा है, ट्रायंगल है। तो बच्चों को मतलब ट्रायंगल शेप कैसा होता है इसकी जानकारी है। तो मुझे यहाँ पे उदाहरण नहीं लिखने, इसमें मुझे इतना ही लिखना है कि बच्चों को ट्रायंगल शेप के बारे में पता है या बच्चे ट्रायंगल शेप पहचान सकते हैं। अगर ये
प्राइमरी लेवल पे ये मैं कर सकता हूं, जब मैं उनको कोई शेप ही पता नहीं होगा और मुझे शेप पढ़ाना है तो, समझे। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस नॉलेज का मतलब कि मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है एक्चुअल पढ़ाने के लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को क्या पता हो सकता है, इसका टीचर प्लानिंग करते वक्त अंदाजा लगाता है और उसको यहाँ पे लिखता है। इट इज कॉल्ड प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, आपके अभी के जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में प्रीवियस नॉलेज वैसे दिया गया है, तो आपका थोड़ा सा काम हल्का भी हुआ है, आसान भी हुआ है। आप कोई भी टेक्स्ट बुक निकालोगे तो आप पाओगे कि उस टेक्स्ट बुक में आपको प्रीवियस नॉलेज जो है वो दिखाई देगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये टेक्स्ट बुक का पेज दिख रहा है ना आपको, वर्तुल लिखा है करके मराठी में, दिसते? हाँ दिसते, ओके। प्लीज लगेच रिस्पॉन्ड करा प्लीज। ओके, तो वर्तुळ हा टॉपिक मला शिकवायचा आहे। सो जरा आठवूया ऐसे लिखा है मराठी में, मतलब जस्ट रिमेंबर, है ना। तो ये क्या है, जरा आठवूया मतलब क्या है, दिस थिंग स्टूडेंट ऑलरेडी नो। ये बच्चों को पहले ही पता है कि भाई, तो इसने एक्टिविटी दी है। तो प्रीवियस नॉलेज में आप ये सब इंट्रोडक्शन में होता है, प्रीवियस नॉलेज बच्चों का निकालना। तो इसने एक्टिविटी क्या दी है कि पी सेंटर का जो सर्कल है उससे रिलेटेड आप चार्ट पूरा करो। तो उसमें जीवा कौन सी है, सेगमेंट कौन सा है, तो ये बच्चों को पता है बीसी है। रेक पीए क्या है, तो ये त्रिज्या है। व्यास कौन सा है, तो ये बच्चे फिलअप करेंगे। तो ये बच्चे क्यों फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज देयर प्रीवियस नॉलेज। तो उनको ये पता है डायमीटर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, सेंटर किसको कहते हैं, है ना। ये सब बच्चों को पता है और इसलिए इस तरह की एक्टिविटी दी है। तो इन शॉर्ट आपको, जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस नॉलेज, फिर आप क्या लिख सकते हो वर्तुल के बारे में, कि बच्चों को वर्तुळ के विभिन्न, वर्तुळाच्या विविध अंगांची किंवा भागांची नावे माहित आहेत। स्टूडेंट नोज द डिफरंट पार्ट्स ऑफ सर्कल। दिस इज युअर प्रीवियस नॉलेज। सो इज दॅट क्लिअर? प्रीवियस नॉलेज आपण म्हणजे काय करतोय, आपण प्रीवियस नॉलेज घेताना आपण कि जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को क्या जानकारी हो सकती है उसका हम अंदाजा लगाते हैं, उसको यहाँ पे लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रीवियस नॉलेज। क्लियर? कुणाला यात काय डाऊट, काय विचारायचं आहे? लिखता येईल तुम्हाला? ओके, हाँ, कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, विलास छोड़ के, क्योंकि विलास पूछेगा तो कुछ बहुत ही शोर बहुत आता है। ओके, बाकी सबको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, क्लियर। अब आगे हम चलते हैं रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में आपको क्या लिखना है, कोई बता सकता है? 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हो तो क्या हम 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक्स, हाँ वो नहीं रहेगी मुझे वही आंसर पता था आप सब लोग देंगे। तो दिस दैट इज योर टेक्स्ट बुक, नॉट अ रेफरेंस बुक, ध्यान में रखो। तो मैं जिस क्लास का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस क्लास की बुक मेरी रेफरेंस बुक नहीं रहेगी। दैट इज नॉट योर रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक क्या है, तो टेक्स्ट बुक तो मेरे पास है 9th स्टैंडर्ड की, उसमें मैं सर्कल पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उस सर्कल पढ़ाते वक्त मैं और कुछ बुक पढ़ूंगा और कुछ मैथमेटिक्स के जर्नल पढ़ूंगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड मुझे और इंटरेस्टिंग जानकारी कहीं से मिलती है, फिर वो न्यूज़पेपर से मिलती है, जर्नल से मिलती है, किसी और बुक से मिलती है ना। बहुत सारे बुक आपको मार्केट में या अपने लाइब्रेरी में मिलेंगे। अभी कोविड के कारण लाइब्रेरी का आप उपयोग नहीं कर सकते हो, वो थोड़ा सा दैट इज ड्रॉबैक अपना है। तो लेकिन आपको बहुत सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बुक मिलेंगे जिसकी जानकारी का उपयोग करके आप अपना जो पढ़ाने का तरीका है या अपनी जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक छोड़ के जिन बुक का आप उपयोग करोगे,
जिन जर्नल्स का उपयोग करोगे या न्यूज़पेपर का उपयोग करोगे उसको आपको एज अ रेफरेंस बुक लिखना है। हाँ, अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ज्यादा शायद आपके घर पे बुक्स ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप इंटरनेट से कुछ मटेरियल आपने यूज किया या वहां से आपने इंफॉर्मेशन निकाली, आपने यूट्यूब के वीडियो देखे पढ़ाने से पहले, आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो कि कैसे लोग पढ़ाते उससे रिलेटेड, तो वो वेबसाइट भी आप एज अ रेफरेंस बुक यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन वेबसाइट लिखना मतलब क्या है, बच्चे कैसे लिखते हैं www.google.com, ये गूगल तो कॉमन हो गया, या youtube.com, ऐसा नहीं है। जब हम कोई साइट जब ओपन करते हैं तो उसका पूरा ऊपर का URL एड्रेस आता है। URL एड्रेस आपको पता है, URL एड्रेस मतलब https/ करके पूरा बड़ा ऐसे एड्रेस आता है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है या कॉपी पेस्ट करना है। तो रेफरेंस बुक में आपको टेक्स्ट बुक नहीं लिखना है, ये बात आप ध्यान में रखो। नहीं तो ज्यादातर आप टेक्स्ट बुक ही लिखते हो, तो टेक्स्ट बुक आपको नहीं लिखना है। टेक्स्ट बुक छोड़ के जिन जिन चीजों का आप उपयोग करते हो ताकि आपका नॉलेज और इंटरेस्टिंग हो सके, बच्चों को आप और इंटरेस्टिंगली टेक्स्ट बुक की बाहर की भी इंफॉर्मेशन आप बच्चों को दे सके, इसलिए जिन चीजों का आप उपयोग करते हो उसको कहते हैं रेफरेंस बुक। क्लियर है रेफरेंस बुक? ओके, एनी डाउट? ओके, चलो, किसी का कुछ आवाज नहीं, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्लियर है। देन वी आर मूविंग टू टीचिंग मेथड और मॉडल। अभी आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारे टीचिंग मेथड पढ़े होंगे, जरा मुझे बताओ हेमंत सांग, कोणकोणत्या टीचिंग मेथड अभ्यासल्या आपण मैथमेटिक्स मध्ये? डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आपने पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ी होगी, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, यस, इंडक्टिव मेथड, शायद प्रोजेक्ट मेथड पढ़ी होगी, है ना? और आपने और कुछ मेथड पढ़े हैं। तो ये जो मेथड है, लेक्चर मेथड, हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड शायद आपने पढ़ी होगी, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो आप जो पढ़ाने वाले हो उसमें आप कौन से मेथड का उपयोग करने वाले हो, ये यहाँ पे आपको लिखना है, समझे आप? तो इसलिए आपको फिर से मैथमेटिक्स के मेथड जो सर ने पढ़ाए होंगे वो फिर से आपको एक बार देखना है कि कौन सी मेथड इस टॉपिक के लिए सुटेबल है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर आप कुछ मॉडल दिखा के पढ़ाते हो तो आप डेमोन्स्ट्रेशन लिखोगे, आप लेक्चर मेथड से पढ़ाते हो तो आप लेक्चर मेथड लिखोगे, आप कुछ एग्जाम्पल से उनको फॉर्मूला तैयार करते हो तो आप इंडक्टिव मेथड लिखोगे, आप डायरेक्टली फॉर्मूला देकर एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आप डिडक्टिव मेथड लिखोगे। तो इस तरह से टीचिंग मेथड में आपको क्या करना है, आपने मैथमेटिक्स में जो मेथड आपने पढ़े हैं उन मेथड्स को आपको यहाँ पे ये करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? टीचिंग मेथड में आपको क्या लिखना है? क्लियर? मुझे फिर गलती नहीं चाहिए। एक बार आप लोगों ने बोला कि यस सर क्लियर, तो फिर मुझे उसमें लेसन प्लान में गलती नहीं चाहिए। कुछ भी डाउट है, डाउट इज अ डाउट, मैं किसी भी डाउट को छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ। आप ये भी मन में मत लाओ कि ये डाउट मैं पूछूंगा तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग, आप सबको पता है, तो इसलिए लोगों का मत सोचो। आपको क्लियर है तभी आप हाँ बोलना, नहीं तो फिर डाउट पूछो। इज दैट क्लियर? टीचिंग मेथड में क्या लिखना है? यस सर, ओके, चलो, थैंक यू। देन टीचिंग एड, टीचिंग एड में आप क्या लिखोगे? ये तो आसान है कि जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक, वो टॉपिक पढ़ाते वक्त आप बच्चों को वो टॉपिक या वो कंसेप्ट समझने में आसान हो जाए, उनको इजी हो जाए, इसलिए आप कौन कौन से चीजों का उपयोग करते हो, मतलब आप पिक्चर्स का उपयोग करते हो, इमेजेस का उपयोग करते हो, आप मॉडल का उपयोग करते हो,
या आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हो, या आप कुछ साहित्य का उपयोग करते हो, तो जो जो ब्लैक बोर्ड छोड़ के, मतलब चौक और ब्लैक बोर्ड छोड़ के और कौन से चीजों का आप उपयोग करते हो ताकि वो बच्चों को टॉपिक कंसेप्ट समझने में आसान हो जाए। इसलिए जिन जिन साधनों का हम उपयोग करेंगे, दैट आर दृक श्राव्य साधने, जो दृक मतलब विजुअल एंड श्राव्य मतलब हियरिंग, जो ऐसे चीजों का हम उपयोग करेंगे जो बच्चे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन सब चीजों को आपको इसके अंदर लिखना है। फिर आप चार्ट यूज करोगे, आप पिक्चर्स यूज करोगे, आप इमेजेस यूज करोगे, आप वीडियो का उपयोग करोगे, आप कोई ऑडियो क्लिप सुनाओगे, आप उनको कोई साहित्य का उपयोग करके बताओगे, आप कोई कटआउट दिखाओगे, आप कोई मॉडल दिखाओगे। जो भी आप करोगे वहां पे आपको टीचिंग एड्स में आपको लिखना है, और ये बातें हमें यूज करनी ही पड़ती है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट अगर आसान तरीके से हमें सिखाना हो तो इसलिए इन बातों का उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। आपको लगेगा कि सिर्फ टेक्स्ट बुक लेंगे और ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, हो गया पढ़ाना। नहीं, इसको पढ़ाना नहीं कहेंगे। पढ़ाना उसी को कहेंगे जो बच्चों को आसानी से समझ में आए, जो उनको हम कह सकते हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस उसको दे सके, बच्चों को अनुभव दे सके, उसको चीजें दिखा के हमें पढ़ाना है ताकि उसको अनुभव। हम सिर्फ चॉकबोर्ड का उपयोग करेंगे और सिर्फ बोलते रहेंगे, लेक्चर मेथड का उपयोग करेंगे, तो इस तरह से बच्चों को शायद समझेगा, लेकिन वो उसी पीरियड के लिए, बाद में वो भूल जाएंगे। तो बच्चों को वो बहुत देर तक ध्यान में रखना है, इसलिए आपको टीचिंग एड्स का उपयोग करना जरूरी है। क्लियर? टीचिंग एड्स किसको कहते हैं, क्या लिखना है इसके अंदर, क्लियर है सर? चलो अभी आगे के जो पॉइंट है, कोर एलिमेंट्स, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। कोर एलिमेंट को हम मराठी में गाभा घटक कहते हैं, वैल्यूज को मूल्य कहते हैं, लाइफ स्किल को जीवन कौशल्य, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को वैश्विक दृष्टिकोण। क्या किसी को पता है कोर एलिमेंट्स क्या होता है, वैल्यूज क्या होती है, लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं? ओके, ठीक है। शायद आपको नहीं पता होगा, शायद वैल्यूज के बारे में तो पता होगा। वैल्यूज क्या है? हा, त्या अर्थानं मूल्य नाही, हा मूल्य, व्हॅल्यूज, आणि तू बोलतोस ते इम्पॉर्टन्स झालं. तू मूल्य याचा अर्थ त्याची किंमत असं अर्थानं बोललास गणिताच्या भाषेमध्ये. सो और इम्पॉर्टन्स, दॅट इज नॉट द मीनिंग ऑफ व्हॅल्यूज. मूल्य किंवा व्हॅल्यूज हे वेगळे आहेत. आपण म्हणतो ना, अरे काय व्हॅल्यूजच नाही राहिल्यात आजकाल, है ना, मुलांमध्ये मूल्यच राहिलेली नाहीत. म्हणजे काय, कोणी सांगेल? कल्पेश सोडून. छान प्रयत्न केला कल्पेशने, गुड, त्याला वाटलेलं. पण बघा याच्यामुळे काय झालं कल्पेश, तुझ्या मनामध्ये मूल्याचा जो अर्थ होता तो आता तुला काढून टाकावा लागेल. तो मूल्य म्हणजे किंमत वेगळा अर्थाने, तो अर्थ वेगळ्या अर्थाने आहे. इकडे व्हॅल्यूज हा वेगळा शब्द आहे, लक्षात घ्या. मला वाटतं तुम्हाला गणितामध्ये टॉपिक होता व्हॅल्यूज ऑफ टीचिंग मॅथमॅटिक्स, एम आय करेक्ट? गणिता अध्यापनातील मूल्य हा टॉपिक होता ना तुम्हाला सगळ्यांना? हा होता. त्याच्यामुळे तुम्हाला व्हॅल्यूज म्हणजे काय हे माहित आहे. तर आता जयश्रींनी सांगितलं त्या पद्धतीने अगदी बरोबर आहे. व्यावहारिक मूल्य असतील, हा व्यवसायाशी रिलेटेड तुमची व्हॅल्यूज असतील, मग ते कोणते कॉमन मूल्य आहे. तर मी तुम्हाला इकडे एक चार्ट दाखवतो. हा चार्ट दिसतोय, कलर चार्ट, ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज लिहिलेल्या आहेत, कोर एलिमेंट लिहिलेले आहेत, दिसतोय? ओके, दिसतोय का? हा प्लीज प्लीज लगेच हा बोला, येस, कोणीतरी एकाने पटकन. ओके, सो कोर एलिमेंट्स, व्हॅल्यूज, लाईफ स्किल्स अँड ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह याचा चार्टच मी तयार केलेला आहे. तो चार्ट तुम्हाला मी शेअर करेनच तुमच्याशी तो. सो कोर एलिमेंट म्हणजे काय, तर इकडे तुम्ही वाचू शकता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारतीय संविधानात्मक जबाबदाऱ्या.
कंटेंट टू डेव्हलप नॅशनल ग्लोरीज, राष्ट्रीय अस्मिता जोपासण्यासाठी आवश्यक आशय. इंडियन सोशो कल्चरल इनहेरिटन्स, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक वारसा. हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम फायटिंग, भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास. जेंडर इक्वॅलिटी, स्त्री पुरुष समानता. इक्वॅलिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिझम, समानतावाद, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता. एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण. डेव्हलपमेंट ऑफ सायंटिफिक ॲटिट्यूड, वैज्ञानिक मनोभावाची रुजवणूक. आयडियल स्मॉल फॅमिली, लहान कुटुंबाचा आदर्श. अँड इरॅडिकेशन ऑफ सोशल इविल, सामाजिक अडसरांचे निर्मूलन. अभी ये कोर एलिमेंट पढ़ के आप बोलोगे सर ये तो सोशल और हिस्ट्री ऐसा कुछ लग रहा है, इसमें मैथमेटिक्स किधर है? तो वही आपको सोचना है कि आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो, जो टॉपिक आप पढ़ाओगे मैथमेटिक्स का, उस टॉपिक में से आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल दोगे कि जिससे कोई ना कोई इसमें का एक या दो एटलीस्ट कोर एलिमेंट वहां पे आपको पढ़ाते समय वो दिखाना है. तो ये कैसे कर सकते हैं? अभी समझो जेंडर इक्वालिटी है तो आपने मैथमेटिक्स का पीरियड ले रहे हो आप, तो मैथमेटिक्स में आप कोई एग्जाम्पल बच्चों को सिखा रहे हो, तो एग्जाम्पल सिखाते वक्त आप इस तरह का एग्जाम्पल दो बच्चों को. समझो आप प्रॉफिट लॉस सिखा रहे हो तो आप बच्चों को, हम प्रॉफिट लॉस का एग्जाम्पल जब सिखाते हैं तो हम क्या, हमें पता है टेक्स्ट बुक में क्या होता है, हमेशा रामलाल ने इतना माल बेचा, श्यामलाल ने बेचा, या फिर रघुनाथ ने बेचा, सब जेंट्स के नाम होते, सब मेल के नाम होते. तो आप ये कोशिश करो कि उसमें आप कोई फीमेल को भी ऐसे दिखा रहे हो कि वो व्यवसाय कर रहे हो, नाम सिर्फ लेना है. तो कोई समझो शांतिबाई होगी, या कोई जयश्री देवी होगी, या कोई फायजा फातिमा होगी, तो ऐसे नाम आप उसमें ले लो, ताकि उसमें क्या होगा कि उसमें वीमेन का भी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा. और बच्चों को हम ये इनडायरेक्टली मैसेज देंगे कि यस वीमेन कैन आल्सो डू बिजनेस, महिला भी बिजनेस कर सकती है, करती है, उसमें प्रॉफिट निकाल सकती है. तो ये फिर मेरा कोर एलिमेंट वहां पे क्या आ जाएगा, जेंडर इक्वालिटी या इक्वालिटी, ये आ जाएगा. समझे आपको? तो इसका मतलब क्या है कि मुझे मैथमेटिक्स या साइंस पढ़ाते वक्त ये भी ध्यान में रखना है मैं कौन सा कोर एलिमेंट मैं बच्चों में इनकलकेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कौन सा कोर एलिमेंट मैं बच्चों में निर्माण कर सकता हूँ मेरे एग्जाम्पल के थ्रू. तो आपको ये बातें ध्यान में रखने. साइंटिफिक एटीट्यूड तो आएगा ही, क्योंकि हमारा मैथ्स और साइंस, इसमें तो साइंटिफिक एटीट्यूड, लॉजिकल थिंकिंग हम करते हैं ना. मैथ्स मतलब लॉजिक ही है, एक स्टेप के पीछे दूसरी स्टेप आती है तो उसमें लॉजिक है, उसमें साइंस है. तो इसलिए साइंटिफिक एटीट्यूड तो हमारा हमेशा आएगा ही, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, आप कोई ऐसा ग्राफ दिखाओ कि जिसमें पेड़ों का कितना पेड़ कट गए हैं, पेड़ों की संख्या कितनी कम हो गई, उसका आप ग्राफ दिखाओ, उसका कोई मैथ्स का आप एग्जाम्पल दे दो. तो फिर वहां पे आप फिर वो पढ़ाते वक्त बच्चों को ये भी मैसेज देना है कि पेड़ों का महत्व कितना है, पेड़ काटने नहीं चाहिए तो पेड़ लगाने चाहिए. अगर ये पढ़ाते वक्त आप इस तरह के उदाहरण देते हो तो आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में वहां पे कोर एलिमेंट बच्चों में निर्माण करने की कोशिश करते हो. समझो स्मॉल फैमिली, आप एग्जांपल दे सकते हो कि एक घर में 10 लोग हैं और कमाने वाले का मंथली इनकम इतना है, तो फिर उनको मतलब उनको क्या है, सेविंग नहीं हो पाती है, जो भी मैथ से रिलेटेड जो भी आप पढ़ाओगे, तो उससे हम बच्चों को. और दूसरी फैमिली हम दिखाएंगे जिसमें 2 या 3 लोग हैं, इनकम उतना ही है, लेकिन वो फिर कैसे सेविंग भी कर पाते हैं और बच्चों का एजुकेशन भी अच्छा कर पाते. तो इस तरह के एग्जाम्पल से हम संदेश क्या देंगे कि छोटी फैमिली होना बहुत जरूरी है. तो इस तरह से आप जब लेसन प्लान तैयार करोगे तो आपको इन कोर एलिमेंट को भी ध्यान में रखना है. एटलीस्ट 1 या 2 कोर एलिमेंट आपके लेसन प्लान से दिखने चाहिए कि यस ये कोर एलिमेंट यहाँ पे इसने बच्चों में उसके बारे में अवेयरनेस निर्माण करने की कोशिश की है, बच्चों में जागृति निर्माण करने की कोशिश की है.
तो इस कोर एलिमेंट के बारे में हमें सोचना है। अभी इसके मैं हर एक कोर एलिमेंट के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप उसके ऊपर सोचो, बिकॉज दीज आर ऑल जनरल टॉपिक्स जिसके ऊपर आपको सोचना है। तो ये कोर एलिमेंट आप ध्यान में रखना है, और वो कोर एलिमेंट आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक से कौन सा कोर एलिमेंट यहाँ पे आप निर्माण कर सकते हो, कौन सा एग्जाम्पल उस तरह का आप देने वाले हो, तो वो कोर एलिमेंट आपको ये जो मैंने अभी लेसन प्लान दिखाया है, ये कोर एलिमेंट यहाँ पे जो लिखा है इसके सामने आपको लिखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण डैश स्त्री पुरुष समानता कॉमा सोशल इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स, जो भी आपको लगता है कि ये कोर एलिमेंट मेरे टॉपिक से मैं निर्माण कर सकता हूं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? कोर एलिमेंट्स है दैट इज अ वैल्यूज। तो वैल्यूज जैसे मैंने कहा, आपने कहा मैथमेटिक्स में आपने पढ़े हैं, सो दीज आर सम जनरल वैल्यूज। नेशनल इंटीग्रेशन जिसको हम राष्ट्रीय एकात्मता कहते हैं, सेन्सिटिव्हिटी संवेदनशीलता ज्याला आपण म्हणतो, कर्टसी सौजन्यशीलता, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम प्रतिष्ठा, सायंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, पंक्च्युअलिटी, वक्तशीरपणा, इक्वॅलिटी समानता, नीटनेस नीटनेटकेपणा, सेक्युलरिज्म सर्वधर्म सहिष्णुता, पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति। तो आप जब टॉपिक पढ़ाओगे तो आपके टॉपिक में से कौन से वैल्यू आप बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हो या कर सकते हो। फिर इसमें और भी है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े, हाँ, यूटिलिटेरियन वैल्यू उपयोगिता मूल्य, फिर आप उसमें कर सकते हो इंटेलेक्चुअल वैल्यू बौद्धिक मूल्य, है ना, आप जस्टिस ये भी न्याय ये भी कर सकते हो। तो आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक में कौन सी वैल्यू आप बच्चों में इनकलकेट करोगे। जैसे मैंने कहा साइंटिफिक एटीट्यूड ये तो आएगा, नीटनेस आएगा, क्योंकि गणित में मैथमेटिक्स और साइंस में नीटनेस चाहिए ना, नीट नेट के पना चाहिए। कोई भी स्टेप कहाँ भी आपने लिखी तो आपका एग्जाम्पल अच्छी तरह से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो देयर शुड बी नीटनेस, उसको नीट नेटकेपणा ज्याला आपण म्हणतो, या नीट नेटकेपणाचा इथं आपल्याला विचार करायचा आहे। कारण आपण गणित शिकवताना आपण काय करतो, व्यवस्थित त्याची डायग्राम काढणं, व्यवस्थित पायऱ्या सोडवणं, म्हणून नीटनेस तर येणारच आहे। याच्या व्यतिरिक्त पंक्चुअलिटी आएगी, तो इतने समय में आपको गणित सॉल्व करना है तो इसमें पंक्चुअलिटी आपकी आ जाएगी। इक्वालिटी तो जैसे मैंने कहा आपने स्त्री पुरुष से रिलेटेड या ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए, उसमें से आप इक्वालिटी निर्माण कर सकते हो, तो वो आपको वहां पे लिखना है। तो यहाँ पे लेसन प्लान में जहाँ पे वैल्यूज लिखा है वहां पे आपको लिखना है कि आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक से कौन कौन से वैल्यूज आप बच्चों में इनकलकेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको वैल्यूज के बारे में लिखना है। वैल्यूज के बारे में किसी को कुछ डाउट? ओके फाइन। आगे हम चलते हैं लाइफ स्किल, जीवन कौशल्य। तो दीज आर 10 लाइफ स्किल गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाइफ स्किल दिए हैं। तो आपको ये भी सोचना है आप पढ़ाते वक्त, मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ाते वक्त कौन सा लाइफ स्किल बच्चों में आप इनकलकेट कर सकते हो। सो सेल्फ अवेयरनेस, स्वची जाणीव, इम्पैथी, समानुभूति। इम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस है। सिंपैथी का मतलब मुझे किसी की दया आना, और इम्पैथी का मतलब मैं उसके जगह पर रहकर अगर मैं सोचूंगा, है ना, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है या कोई गरीब है तो उस गरीब के जगह अगर मैं होता तो फिर क्या होता, ये सोचना, दैट इज अ इम्पैथी। मतलब हम कहते हैं ना वियरिंग अदर शूज, दूसरों के जूते पहनना। उसको जूता लग रहा है तो मुझे उसको जूता कितना लग रहा है ये अनुभव तभी होगा मैं जब मैं उसका जूता पहन के देखूंगा। तो उसी तरह से इम्पैथी का मतलब है समानुभूति। इसका मतलब है कि सिर्फ सहानुभूति नहीं या सिर्फ दया नहीं, तो उसके जगह पर रह के सोचना। हाँ, किसी को क्या लगता होगा, टीचर के जगह पर रह के सोचना कि टीचर को कितना
मतलब क्या क्या करना पड़ता होगा ये सोचना, दैट इज अ एम्पैथी। किसी गरीब के जगह पर रहकर सोचना, किसी सोल्जर के जगह पर रहकर सोचना, तो दैट इज अ एम्पैथी। तो एम्पैथी अगर है तो वो आपको सोचना है। क्रिटिकल थिंकिंग चिकित्सक विचार, क्रिएटिव थिंकिंग सर्जनशील विचार, डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या निराकरण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन परिणामकारक संप्रेषण, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप व्यक्ती व्यक्तींमधील सहसंबंध, कोपिंग विथ स्ट्रेस ताणतणावाचे समायोजन, कोपिंग विथ इमोशंस भावनांचे समायोजन। तो आप जब मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे तो कौन सा लाइफ स्किल आप इसमें से बच्चों में इनकलकेट कर सकते हो, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो आएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में क्रिटिकल थिंकिंग होता है, मैथ्स है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, डिसीजन लेना पड़ता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हो, बच्चों को किस तरह से समझाते हो, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये अगर है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चों को अगर आपस में आप कुछ एक्टिविटी देते हो और वो आपस में डिस्कस करके कुछ डिसीजन लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कोपिंग विथ स्ट्रेस, बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत ही कभी कभी बोरिंग सब्जेक्ट बच्चों को लगता है, तो वो ना लगे और मैथमेटिक्स कैसे इंटरेस्टिंग बनाए ताकि उनका मैथ्स के प्रति जो स्ट्रेस होगा, जो टेंशन होगा वो कम होगा। ये आप अगर कुछ इसके बारे में कुछ करते हो पढ़ाते वक्त तो आप कोपिंग विथ स्ट्रेस वगैरह लिख सकते हो। तो इस तरह से इस लेसन प्लान में ये लाइफ स्किल जहां पे लिखा है वहां पे आपको कौन से लाइफ स्किल आप बच्चों में इनकलकेट कर सकते हो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है लाइफ स्किल? ओके, देन लास्ट हम देखेंगे, फिर हम यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि मुझे लगता है अभी आपको दूसरे लेक्चर के लिए भी ज्वाइंट होना है। सो लास्ट इज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, दैट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आएगा ओपन माइंड में खुले विचार, मुक्त विचार, क्रॉस कल्चर अवेअरनेस भिन्न संस्कृतीची जाणीव, नॉलेज ऑफ ग्लोबल डायनामिक्स बदलत्या विश्वाचे ज्ञान, अवेअरनेस ऑफ ह्यूमन चॉइसेस मानवी आवडीनिवडीची जाणीव, ग्लोबल इश्यूज वैश्विक मुद्दे, रिस्पेक्ट मल्टीकल्चरलिझम बहुसंस्कृतीचा आदर, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज टेक्नॉलॉजी अँड इन्फॉर्मेशन ज्ञान तंत्रज्ञान व माहितीचे आदान प्रदान, एन्व्हायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर्यावरण निरंतरता, ग्लोबल इकॉनॉमी वैश्विक अर्थव्यवस्था आणि इंटरडिपेंडेंट दैट इज परस्परावलंबन। तो आप जब मैथमेटिक्स पढ़ाओगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको ग्लोबली कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्या, मतलब मैं ग्राफ निकालूंगा या कोई उदाहरण दूंगा तो उसमें मैं भारत का भी कुछ पार्ट दिखाऊंगा, मतलब समझो मुझे पोल्यूशन का ग्राफ निकालना है तो मैंने भारत में पोल्यूशन कितना है वो दिखाया, मैंने चाइना में कितना है वो दिखाया, मैंने न्यूजीलैंड में कितना है वो दिखाया। तो वो क्या हो गया, आपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, और ये ग्लोबल इश्यूज है ना, पोल्यूशन ये ग्लोबल इश्यूज है, दुनिया भर में कहीं भी जाओ आपको पोल्यूशन दिखाई देगा, आपको पॉवर्टी दिखाई देगा, आपको वहां पे जो है क्या है हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल इन द सेंस कि युद्ध जैसी परिस्थिति हम जिसको कहते हैं ना, ये आपको सब जगह पे दिखाई देगी। तो ये जो ग्लोबल इश्यूज है या एनर्जी क्राइसिस है ना, जो भी रिसोर्सेस है नेचुरल रिसोर्सेस वो कम होते जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप आपके गणित के उदाहरण में कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक आप उदाहरण देते हो तो आप ग्लोबल इश्यूज लिख सकते हो। आप सब मानव कैसे समान है, अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन चॉइसेस मानवीय आवडी निवडी कशा समान आहेत, तो इसके लिए आपको फिर इस तरह के उदाहरण आप मैथमेटिक्स में दे सकते हो, है ना। जैसे हम उदाहरण देते हैं चीजों के बारे में,
तो भारत में तो हम ज्यादातर फिर राइस या व्हीट या इस तरह के उदाहरण देते, तो क्या हम अदर कंट्रीज में जो लोग जो जिस तरह का खाना खाते हैं उसके उदाहरण दे सकते हैं क्या? तो इसलिए फिर अलग अलग कंट्री में कैसे अलग अलग कल्चर होता है, इसका रिस्पेक्ट मल्टीकल्चरलिज्म इसमें आ जाएगा, है ना। तो पर्यावरण निरंतरता, एनवायरनमेंट के बारे में आप कुछ कहते, ग्लोबल इकोनॉमी, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में आपको सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, आपको शेयर्स का टॉपिक है, तो फिर शेयर से कैसे इकोनॉमी चेंज होती है दुनिया भर की, या मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक का आप एग्जांपल दे के ग्लोबल इकोनॉमी का एग्जांपल आप दे सकते हो। तो इसमें आप ग्लोबल इकोनॉमी, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव लिख सकते हो। इंटरडिपेंडेंस, हम भारत कुछ चीजें आयात करता है, एक्सपोर्ट करता है, कुछ चीजें इंपोर्ट भी करता है, तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं दुनिया के सभी देश। तो इस तरह का अगर आप कोई एग्जांपल मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त दे सकते हो तो आपको लिखना है इंटरडिपेंडेंट। तो ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण आप अपने लेसन से बच्चों में इनकलकेट करोगे, बच्चों में निर्माण करोगे। तो इस तरह से आपको कोर एलिमेंट, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है।